हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। कि पीछे वाले आपने चैप्टर में यानी कि रे ऑप्टिक्स में आपने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, बट उसके जो परावर्तन के जो दोनों नियम हैं उन दोनों नियमों को हम सिद्ध करेंगे हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर कि जो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वह भी क्या परावर्तन के नियम की पालना करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अपने पास हेडिंग यही है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम डायग्राम को समझ रहे हैं। ठीक है, एम एन हमारे पास में एक परावर्तक तल है, समझते रहे, यहां बराबर परावर्तक तल है। एम एन आपके पास में क्या है, परावर्तक तल है। और इस परावर्तक तल पर इस प्रकार से मैंने कोई एक प्रकाश तरंगागर है, उस प्रकार से इस पर मैं आपतित करवा रहा हूं। तो ए बी क्या हो गया, इस पर आपतित तरंगागर, यानी कि इस एम एन परावर्तक तल पर ए बी क्या है, आपतित तरंगागर है। ठीक है, अब आपतित तरंगागर क्या है तो आप देखें पहले। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इधर से आने वाले जो दो प्रकाश की किरणें हैं, एक और दो, इस तल पर आपतित हो रही हैं। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक बिंदु ए पर आपतित होती है, उसी समय प्रकाश किरण दो वह बिंदु बी पर ही पहुंचती है। ठीक है, यानी कि इसको प्रकाश किरण दो को यहां तक पहुंचने में कुछ समय और लगेगा, एक्स्ट्रा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि टी समय पश्चात ये जो टू प्रकाश तरंग है वो यहां पे पहुंच रही है, बिंदु बी डैश पे पहुंच रही है। ठीक है, इसको डायग्राम को आप ढंग से देख लीजिए। लो जी, ठीक है, ये प्रकाश तरंग दो बिंदु बी डैश पर पहुंचेगी, इतने में ये वाली जो प्रकाश तरंग एक है बिंदु ए से परावर्तित होकर कुछ आगे बढ़ जाएगी। कितनी दूरी आगे बढ़ जाएगी, जितनी दूरी इसने तय की उतनी दूरी ये आगे तय कर लेगी। कहने का मतलब है बी डैश दूरी ये आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम यदि मान लें कि यहां पर प्रकाश की चाल उसको हम सी मान लें। ठीक है, सी मान लें, तो टी समय में तय की गई दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी ये टी समय में बी डैश दूरी तय कर रहा है, तो बी डैश इज इक्वल टू चाल कितनी है सी और समय कितना लगा उसको हम मान रहे हैं टी। तो बी डैश की वैल्यू कितनी होगी, सी टी, यानी कि बी डैश इज इक्वल टू कितना है, सी टी दूरी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक सी टी दूरी का एक चाप काटते हैं, यानी कि ये सी टी दूरी है, या फिर बी डैश भी बोल सकते हैं। तो ये वाली जो जितनी दूरी है उतनी दूरी का हम यहाँ इसको केंद्र मानकर ए को इधर चाप काटते हैं। तो मान लीजिए कि चाप ऐसे कटा। ठीक है, चाप काटा और इस चाप पर हम बिंदु बी से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। यहां से हम एक क्या खींच देते हैं, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश। ठीक है, और फिर ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर जा रही है, तो ये वाली प्रकाश की किरण भी इधर परावर्तित होकर जाएगी, यानी कि इसके समांतर एक लाइन और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। लो जी, इस प्रकार से यहां पर ये अविलंब का कार्य कर रहा है, ये भी अविलंब का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये अविलंब इसको मैं ले रहा हूं n1 और इसको अविलंब ले रहा हूं n2। ये वाला जो आपतन कोण है आपका क्या है I, और इधर जो मैं ये परावर्तन कोण है उसको मान रहा हूं R। यहां पर कुछ एंगल्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको एक बात समझनी है कि जब प्रकाश किरण एक है वो बिंदु ए पर पहुंचती है, तो उसी समय प्रकाश किरण दो है वो बिंदु बी पर पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी, देख लीजिए कि यहां पर मान लीजिए यहां से लेकर मान लीजिए वही कोई यहां से कोई बराबर दूरी पर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से ये वाली दूरी कितनी है और ये वाली दूरी कितनी है, बराबर है। और ऐसे ऐसे करके हम यहां पर देखें तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहां पर आपको जो ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल क्या है 90 है, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल कितना है 90 का ही है। ये वाला एंगल कितना है 90 का है। कहने का मतलब ये है कि इस पर ये क्या है, अविलंब की तरह है। ये वाला एंगल क्या है 90 है, और ये वाला एंगल इसके साथ भी क्या है 90 है, और ये वाला एंगल भी क्या है इसके साथ में, ये वाला एंगल भी जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 होगा। तो ए बी को हम क्या बोल देंगे, आपतित तरंगागर। ठीक है, ए बी को हम क्या बोल देंगे, आपतित तरंगागर बोल देंगे।
अब ये वाला कोण 90 है पूरा, तो ये वाला इसमें से आई कम किए करने पर ये वाला एंगल कितना बचा, और अब यहाँ पर एंगल बचा 90 माइनस आई, कितना बचा 90 माइनस आई। ठीक है। और अब यहां पर देखें ये वाला एंगल पूरा यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल अभिलंब है ना, अभिलंब के साथ में ये वाला पूरा एंगल क्या है 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, ठीक है, यानी कि 90 में से आपको ये वाला एंगल माइनस करना, 90 ये पूरा 90 है तो 90 में से ये वाला एंगल माइनस करना है, तो ये वाला एंगल माइनस किया तो ये, तो इसमें से इसको करो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचा आई, तो ये वाला एंगल कितना हो गया आई। इसी प्रकार से ये वाला एंगल पूरा 90, 90 में से ये आर है तो ये कितना बचा 90 माइनस आर, ये कितना बचा 90 माइनस आर, और ये वाला पूरा 90 है इधर, तो ये वाला कितना बच गया आर। ठीक है, तो आप ये रफ कार्य करके देखें इसको, दोनों एंगल को, ये वाला एंगल आई होगा और ये वाला एंगल क्या होगा आर होगा। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे स्पर्श रेखा है ये। ठीक है, तो कुछ बात आपको यहां तक समझ में आई होंगी। ठीक है, कि ये दो प्रकाश तरंगे हैं इस एमएन परावर्तक तल पर आपतित हो रही हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण है, एक वो पहले पहुंचेगी और ये प्रकाश तरंग दो है इस पर बाद में पहुंचेगी। कितने समय पश्चात पहुंचेगी, टी समय पश्चात पहुंचेगी। जितने में ये वाली प्रकाश किरण यहाँ पहुंचेगी इतने में ये एक वाली यहां से परावर्तित होकर कहां पहुंच जाएगी, ए डैश पर पहुंच जाएगी। ऐसा हमने डायग्राम बनाया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम के पश्चात लैंग्वेज लिखनी है। माना कि जो लैंग्वेज क्या लिख रही है वो मैं बोल रहा हूं। माना कि एमएन एक परावर्तक तल है जिस पर ए बी एक आपतित तरंगाग्र है। ठीक है, ए बी एक आपतित तरंगाग्र है। जब प्रकाश किरण एक बिंदु ए पर पहुंचती है तो उसी समय प्रकाश तरंग दो है बिंदु बी पर पहुंचती है। तो प्रकाश तरंग दो है वह है माना कि टी समय पश्चात बिंदु इस परावर्तक तल पे पहुंचती है। ठीक है, अतः टी समय में प्रकाश तरंग दो के द्वारा तय की गई दूरी ct होगी। ठीक है, जब प्रकाश तरंग दो बी डैश पर पहुंचती है यानी परावर्तक तल पर पहुंचती है उतने में प्रकाश तरंग एक बिंदु ए से परावर्तित होकर ए डैश पर पहुंच जाती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर बी डैश या फिर ct दूरी का चाप काटते हैं और इस चाप को हम बिंदु बी डैश से एक स्पर्श रेखा के रूप में मिला देते हैं, यानी कि इस चाप पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, बिंदु बी डैश से खींचते हैं। ऐसे आपको भाषा लिखनी है। इसके बाद में आपको इसमें ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं, यानी त्रिभुज देखने हैं। तो मैं लिख रहा हूं त्रिभुज एक तो ये रहा ए बी बी डैश, त्रिभुज ए बी डैश व त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से इन दोनों त्रिभुजों में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि दोनों त्रिभुजों में ए बी डैश है वो क्या है कॉमन है। ठीक है, तो ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश क्यों है, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में क्या है ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, उसके पश्चात आपको देखो बी डैश इस दूसरे वाले त्रिभुज में बी डैश। ठीक है, इसका मान किसके बराबर है, ए डैश के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए को केंद्र मानकर इतनी दूरी का तो चाप काटा था आपने। ठीक है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं ए डैश भी बराबर है क्योंकि ये दोनों का मान कितना है ct के बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात ये है यहाँ पे आपने स्पर्श रेखा खींची है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, यहाँ पर 90 का हो गया, ये वाला एंगल 90 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी डैश इज इक्वल टू, इसमें ट्राइंगल देखो इसमें एंगल देखेंगे आप ए डैश बी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हैं एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। अतः त्रिभुज ए बी डैश व त्रिभुज ए डैश बी डैश सर्वांग सम है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसलिए क्या होगा, इसलिए इन त्रिभुजों की ये इतनी क्वालिटी बराबर होने के कारण इनके कोण भी एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। अतः दोनों त्रिभुजों के सभी कोण भी बराबर होंगे।
इसलिए कोण I इज इक्वल टू कोण R, इसलिए कोण I इज इक्वल टू कोण R, ठीक है, जो कि परावर्तन का प्रथम नियम है, ठीक है। तो पहला नियम तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि कोण I इज इक्वल टू कोण R। अब दूसरा नियम और सिद्ध करना है आपको। दूसरा नियम क्या है, परावर्तन का क्या नियम था कि आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी कि एक ही समतल में स्थित होते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये आपतित तरंगाग्र है। एबी तो क्या है, आपतित तरंगाग्र है, एबी यानी कि आपतित तरंगाग्र, और ये एडेस बीडेस क्या है, परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है। और ये वाला अभिलंब यानी कि N1 और N2, ये क्या है आपके अभिलंब यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि ये तीनों क्या है, तीनों एक ही समतल पर हैं, एक ही समतल पर उपस्थित है। एक ही समतल कौन सा आपका MN पर क्या है, ये आपतित तरंगाग्र है, ये परावर्तित तरंगाग्र है, और ये दोनों अभिलंब है। ये सब तीनों चीजें कहां पर हैं, इस एक ही तल पर स्थित है, इसलिए ये दूसरा नियम भी क्या हो रहा है, यहाँ से सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर आपको यही करना है कि आपको पहली चीज क्लियर करनी है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज, ये दोनों सिद्ध करने हैं, ठीक है। और उसके पश्चात आपको ये शो करना है कि आपतित तरंगाग्र और ये परावर्तित तरंगाग्र और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको शो करनी है। दोनों बात शो करते ही आपका जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। यानी कि अपनी हेडिंग यही है कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर हमने परावर्तन की व्याख्या की, तो करने के पश्चात हमें एंगल I इज इक्वल टू एंगल R मिल गया, और एक ये सेकंड नियम ये भी मिल गया, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत है वो परावर्तन की व्याख्या सफल रूप से करता है, ठीक है। यानी कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो परावर्तन की व्याख्या करता है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की जगह क्या होगी, अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या, बट उसके लिए हम एक अलग से नया वीडियो बनाएंगे अभी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।